अपनी बॉडी और लीवर की सेहत का राज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पल जब हम एकदम शांति से बैठे हैं, है ना, बिना कोई शारीरिक मेहनत किए, तो भी हमारे शरीर के भीतर एक बहुत ही विशाल और जटिल कारखाना चल रहा है। बिल्कुल। और वो भी बिना थके, दिन रात। हाँ, मतलब एक ही दिन में लगभग 10,000 अलग अलग रसायनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ये कारखाना, और इसका नाम है हमारा लिवर। सही बात है। तो अक्सर जब हम लिवर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ भोजन पचाने या शराब के असर को कम करने जैसी बातें ही आती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, और हम लोग बाहरी रूप रंग और शीशे में दिखने वाले शरीर पर इतना ध्यान देते हैं कि अंदर चल रहे इस चमत्कारी रसायन विज्ञान को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। मतलब शरीर का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है, वो उस खाने के हर एक कण को तोड़कर जीवन रक्षक तत्वों में बदल रहा है। ये प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। और यही आज के हमारे इस विशेष और गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, यानी जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनका शीर्षक है द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे थाली में रखा सामान्य सा भोजन शरीर के अंदर जाकर उन बुनियादी तत्वों में बदल जाता है जो हमारे पूरे वजूद को टिकाए हुए है। बिल्कुल। और आज हम समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का जो असली कंट्रोल रूम है, वो कोई जिम या सप्लीमेंट स्टोर नहीं है, बल्कि हमारा अपना लिवर है। क्या बात है। तो आज की चर्चा केवल इस बात तक सीमित नहीं रहेगी कि हमें क्या खाना चाहिए, है ना? एकदम सही। हम विज्ञान की गहराइयों में जाकर ये समझेंगे कि जो कुछ भी खाया जाता है, हमारा लिवर उस कच्चे माल के साथ अंदरूनी स्तर पर क्या कीमिया यानी क्या एल्केमी करता है। तो चलिए इस कारखाने का दरवाजा खोलते हैं। स्रोत सामग्री में एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। अच्छा, वो क्या है? रिसर्च बताती है कि लिवर हर एक दिन 10,000 से अधिक प्रकार के प्रोटीन बनाता है। 10,000? हाँ, ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? जब सामान्य बातचीत में प्रोटीन का जिक्र होता है तो लोग सिर्फ एक या दो तरह के मस्कुलर प्रोटीन के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, जो बाइसेप्स या चेस्ट बनाने के काम आते हैं। बिल्कुल, लेकिन लिवर जिन हजारों प्रोटीनों को बना रहा है, उनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे नाम शामिल हैं। अब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैसे नाम सुनने में तो किसी विज्ञान की किताब के भारी भरकम शब्द लगते हैं। असल में ये करते क्या है? देखिए, इन प्रोटीनों के बिना हमारा जीवित रहना ही असंभव है। अच्छा? हाँ, अगर हम एल्ब्यूमिन की ही बात करें तो इसे हमारे खून के अंदर एक स्पंज की तरह काम करने वाला प्रोटीन माना जा सकता है। एक स्पंज? हाँ, बिल्कुल, एक स्पंज की तरह। ये नसों के अंदर पानी को बांध कर रखता है। ओके। अगर मान लीजिए लीवर एल्ब्यूमिन बनाना बंद कर दे तो नसों से पानी बाहर रिसने लगेगा और पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी। बाप रे, मतलब सारा पानी नसों से लीक हो जाएगा? बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका आधार है। यही वो प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज बनाता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और वो जो तीसरा नाम था, इंट्रिंसिक फैक्टर, वो तो और भी विशिष्ट है। ये पेट में जाके विटामिन B12 को पकड़ता है। अच्छा, विटामिन B12 को? हाँ, अगर ये प्रोटीन ना हो तो भोजन में मौजूद सारा B12 बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाएगा, और इससे क्या होगा? हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अरे वाह, मतलब ये केवल नाम नहीं है, ये वो अदृश्य सेनाएं हैं जो हमें हर सेकंड जीवित रख रही हैं। एकदम सही कहा आपने। अब इन 10,000 अलग अलग तरह के प्रोटीनों को बनाने के लिए लिवर को किसी जादुई छड़ी के नहीं बल्कि कच्चे माल की जरूरत होती है ना? हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इस पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए कुल 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड्स को हम वो बिल्डिंग ब्लॉक्स या ईंटें मान सकते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। बिल्कुल। और यहाँ गणित सच में मजेदार हो जाता है। इन 20 एमिनो एसिड्स में से 11 एमिनो एसिड्स लीवर खुद ही अपने कारखाने के अंदर बना देता है। और वो तरीका ही सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है अगर आप इसके विज्ञान को देखें तो। वो कैसे?
लिवर क्या करता है, हमारे द्वारा खाए गए कार्बोहाइड्रेट और फैट को उठाता है, उनकी ढांचे को तोड़ता है और एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के जरिए, जिसे तकनीकी भाषा में ट्रांसएमिनेशन कहते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन जोड़कर उन्हें 11 एमिनो एसिड्स में बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। अगर हमारा लीवर इतना ही चतुर है कि वो फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर 11 एमिनो एसिड्स खुद बना सकता है, तो एवोल्यूशन ने यानी विकासवाद ने बाकी 9 एमिनो एसिड्स बनाने का तरीका क्यों नहीं ईजाद किया? हम बाहरी खाने पर निर्भर क्यों हैं? ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। बात दरअसल बायोलॉजिकल कॉस्ट की है, यानी जैविक लागत। अच्छा, बायोलॉजिकल कॉस्ट। हाँ, जो 9 एमिनो एसिड्स शरीर नहीं बना पाता, जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, उनकी रासायनिक संरचना इतनी जटिल होती है कि उन्हें बनाने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो शरीर ने एक तरह से शॉर्टकट ले लिया। एक तरह से हाँ, विकासवाद के नजरिए से शरीर ने ये तय किया कि इन 9 भारी भरकम अणुओं को बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय ये काम पौधों और जानवरों पर छोड़ दिया जाए। क्या बात है। शरीर ने मानो ये आउटसोर्स कर दिया कि हम उन्हें बाहर से भोजन के रूप में खा लेंगे और अपनी ऊर्जा बचाएंगे। तो इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा लिवर एक बहुत ही अत्याधुनिक ऑटोमोबाइल कारखाना है। ठीक है। अब इस कारखाने के अंदर कार का चैसीज, दरवाजे और बाहरी ढांचा बनाने की पूरी मशीनरी मौजूद है। ये ढांचा वो 11 एमिनो एसिड्स हैं जो लिवर खुद कार्बोहाइड्रेट और फैट से बना रहा है। सही है। लेकिन एक कार बिना इंजन और टायर के तो नहीं चल सकती है ना? बिल्कुल नहीं चल सकती। तो वो सबसे जरूरी इंजन और टायर कारखाने के अंदर नहीं बनते, उन्हें किसी दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंपोर्ट किए गए हिस्से ही वो 9 बाहरी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित करती है। जब तक बाहर से आने वाले वे 9 एसेंशियल इंजन शरीर के अंदर पहले से मौजूद उन 11 ढांचों के साथ नहीं मिलते, तब तक प्रोटीन का एक पूर्ण प्रोफाइल तैयार ही नहीं हो सकता। कोई भी कार असेंबली लाइन से बाहर नहीं आ सकती। मतलब ढांचा बेकार है इंजन के बिना। एकदम। अगर वो बाहरी इंजन नहीं आएगा तो कारखाने में खड़ा 11 हिस्सों वाला वो ढांचा पूरी तरह बेकार हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये है कि इस कारखाने को बिना रुके चलाने के लिए हम उन 9 इंपोर्टेड इंजनों को सबसे प्रभावी तरीके से कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत सामग्री इस पर बहुत ही गहरी और व्यावहारिक जानकारी देती है। सबसे पहले अंडे का जिक्र है। अंडे को एक तरह से प्रकृति का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि उसमें वे सभी 9 एमिनो एसिड्स एक साथ सही अनुपात में मौजूद होते हैं। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं, उनके लिए भी प्रकृति ने बहुत ही सटीक व्यवस्था की है। हाँ, बिल्कुल की है। स्रोत के अनुसार दाल और चावल को एक साथ मिलाकर खाने से वे सभी 9 एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? दाल और चावल में अलग अलग ऐसा क्या है जो एक साथ मिलकर जादू कर देता है? देखिए, इसके पीछे विशुद्ध बायोकेमिस्ट्री है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा। अगर हम सिर्फ चावल या किसी भी अनाज की बात करें तो उसमें मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड तो भरपूर होता है, लेकिन लाइसिन नाम का एमिनो एसिड बहुत कम होता है। चावल में लाइसिन कम होता है। हाँ, इसके विपरीत अगर हम दालों की बात करें तो उनमें लाइसिन तो भरपूर होता है, लेकिन मिथियोनिन की भारी कमी होती है। अरे वाह, ये तो पहेली के 2 हिस्सों की तरह है। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ चावल खाएगा तो कारखाने की असेंबली लाइन लाइसिन की कमी के कारण रुक जाएगी। हाँ, इंजन का एक हिस्सा गायब है। एमिनो एसिड प्रोफाइल बनाते हैं जैसा अंडे या मांस में होता है। मतलब जो एमिनो एसिड एक चीज में कम है वो दूसरी चीज से पूरा हो जाता है। स्रोत सामग्री में ऐसे ही कुछ और संयोजनों का भी उल्लेख है, जैसे चने और मूंगफली को मिलाकर खाना या बादाम और बीजों का संयोजन। लेकिन स्रोत एक और ऐसे खाद्य पदार्थ पर भारी जोर देता है जो अपने आप में ही पूरा है, और वो है सोयाबीन। सोयाबीन शाकाहारी जगत में एक अपवाद है, सच कहूं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अंडे के ही समान उच्च गुणवत्ता वाले पूरे 9 के 9 एमिनो एसिड्स एक ही जगह मौजूद होते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब सी सामाजिक धारणा देखने को मिलती है, जिसका स्रोत सामग्री में भी जिक्र है। लोग अक्सर सोयाबीन को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। और क्यों? क्योंकि यह सस्ता होता है। समाज में एक यह धारणा बन गई है कि सस्ता मतलब कम गुणवत्ता वाला। वो माइंडसेट बन गया है। अक्सर सोचा जाता है कि अगर कोई चीज कम कीमत में मिल रही है तो उसमें वो पोषण नहीं हो सकता जो किसी महंगी विदेशी चीज या महंगे सप्लीमेंट में है। क्या केवल प्राइस टैग के आधार पर विज्ञान को नकारा जा सकता है? इंसान अर्थशास्त्र समझ सकता है,
ब्रांडिंग समझ सकता है, लेकिन मानव शरीर को अर्थशास्त्र की कोई समझ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। शरीर केवल रासायनिक संरचना देखता है। जब सोयाबीन का प्रोटीन आंखों में पहुंचता है तो पाचन तंत्र को यह नहीं पता होता कि इसे 100 रुपए में खरीदा गया है या 1000 रुपए में। हाँ, पेट को प्राइस टैग थोड़ी दिखता है। बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स दिखाई देते हैं। शरीर उन 9 रसायनों को निकालता है और उन्हें खून में भेज देता है। तो इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने भोजन खा लिया, चाहे वो सोयाबीन हो, अंडा हो या दाल चावल। अब ये लीवर की फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे? देखिए, शरीर सीधे तौर पर अंडे या सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे पहले इस बाहरी प्रोटीन के ढांचे को तोड़ना पड़ता है। पेट और आंतों में मौजूद एसिड और एंजाइम्स इस प्रोटीन को तोड़कर इसके सबसे बुनियादी रूप यानी एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं। अच्छा, मतलब एक पूरी इमारत को तोड़कर वापस ईंटों में बदल दिया गया है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, एकदम यही होता है। इसके बाद ये ईंटें यानी एमिनो एसिड्स आंतों की दीवारों से होते हुए रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करते हैं, खून के अंदर। हाँ, खून इन ईंटों को एक मालगाड़ी की तरह सीधे लिवर के पास ले जाता है और फिर लिवर इन ईंटों को अपनी जरूरत के अनुसार दोबारा जोड़कर 10,000 प्रकार के नए प्रोटीन बनाता है। ये सच में एक अविश्वसनीय चक्र है। खाना टूटकर ईंटें बनता है और फिर वे ईंटें जुड़कर जीवन का आधार बनती हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि प्रोटीन कैसे पचता है और लिवर कैसे काम करता है, तो इस चर्चा को थोड़ा बाहर की तरफ यानी हमारी बाहरी शारीरिक संरचना की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही रोचक वाक्य है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि शरीर कभी भी खुद से शेप में नहीं आता। वास्तव में मांसपेशियां शेप में आती हैं, जिससे शरीर का आकार बेहतर होता है। हाँ, अक्सर लोग बॉडी शेप की बात करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से शरीर का अपना कोई आकार नहीं होता। मतलब सिर्फ हड्डियों का ढांचा? हाँ, ये सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है। उस ढांचे के ऊपर जो मांस चढ़ा है यानी जो मांसपेशियां हैं, वे शरीर को आकार देती हैं। जब मांसपेशियों को सही पोषण मिलता है तो वे मजबूत होती हैं, जिससे पूरा शरीर सुडौल दिखने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए हमेशा जिम में भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बिना किसी भारी एक्सरसाइज के भी मांसपेशियां अपने आप आकार लेने लगती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सिर्फ ट्रेडमिल पर हल्का व्यायाम कर रहा है या नियमित रूप से टहल रहा है, तभी मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, बशर्ते शरीर में प्रोटीन की सही मात्रा मौजूद हो। देखिए, व्यायाम मांसपेशियों को एक संकेत देता है कि उन्हें काम करना है, लेकिन उन्हें बनाने और मजबूत करने का असली काम प्रोटीन ही करता है। इसीलिए स्रोत सामग्री में प्रोटीन की आवश्यकता का एक बहुत स्पष्ट गणित समझाया गया है। वो गणित क्या है? एक सामान्य स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार लगभग 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसे दिन भर में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एकदम सही। ये इसलिए क्योंकि शरीर में हर दिन पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। इस निरंतर टूट फूट को ठीक करने के लिए इतना प्रोटीन अनिवार्य है। अच्छा, और अगर वही 70 किलो का व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा पसीना बहा रहा है, तो उस गणित में क्या बदलाव आएगा? जब व्यायाम किया जाता है तो मांसपेशियों के तंतु यानी फाइबर्स ज्यादा टूटते हैं। उन्हें दोबारा बनाने के लिए उस सामान्य आवश्यकता में लगभग 30 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन जोड़ देना चाहिए। तो 70 ग्राम सामान्य और 30 ग्राम व्यायाम के लिए। हाँ, कुल मिलाकर लगभग 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन। लेकिन स्रोत में यह भी बताया गया है कि कुछ स्थितियों में प्रोटीन की मात्रा इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 125 ग्राम, 150 ग्राम या यहाँ तक कि 200 ग्राम तक भी प्रोटीन ले सकता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी है, और वो बहुत जरूरी चेतावनी है। अगर कारखाने में जरूरत से ज्यादा कच्चा माल आ जाए तो क्या होगा? अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से 200 ग्राम प्रोटीन खाने लगे तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहीं पर शरीर के एग्जॉस्ट सिस्टम यानी हमारी किडनी की भूमिका आती है। गुर्दे की। हाँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट के विपरीत प्रोटीन में एक खास तत्व होता है, नाइट्रोजन। जब शरीर प्रोटीन को तोड़कर उसका इस्तेमाल करता है तो कचरे के रूप में अमोनिया और यूरिया पैदा होता है। अच्छा, यूरिया। ये यूरिया कारखाने से निकलने वाले विषैले धुएं या कचरे की तरह है।
इस कचरे को शरीर से बाहर फेंकने की जिम्मेदारी किडनी की होती है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए हमारी कारखाने वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बताइए। अगर कारखाने में मतलब लिवर में क्षमता से बहुत ज्यादा कच्चा माल आ जाए तो जाहिर है कचरा और धुआं भी बहुत ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। उस कचरे को बाहर फेंकने के लिए कारखाने के एग्जॉस्ट सिस्टम को लगातार काम करना पड़ेगा और किसी भी मशीन को ठंडा और साफ रखने के लिए कूलेंट की जरूरत होती है। हमारे शरीर में वो कूलेंट है पानी। एकदम सटीक। अगर भारी मात्रा में प्रोटीन लिया जा रहा है लेकिन पानी कम पिया जा रहा है तो सिस्टम ओवरहीट हो जाएगा और एग्जॉस्ट ब्लॉक हो जाएगा। भारी मात्रा में निकले यूरिया को फ्लश करने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे 150 या 200 ग्राम प्रोटीन नहीं ले सकता। इतनी भारी मात्रा केवल तभी सुरक्षित है जब उस व्यक्ति की किडनी पूरी तरह से स्वस्थ हो और उस भार को उठाने में सक्षम हो। और किसी की किडनी स्वस्थ है या नहीं ये सिर्फ महसूस करने से तो पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं, इसके लिए तो टेस्ट ही होते हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही विशिष्ट मेडिकल मार्कर्स का उल्लेख किया गया है, जैसे GFR, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया। एक आम इंसान के लिए इन भारी भरकम शब्दों का क्या अर्थ है? इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है हमारी किडनी के फिल्टर करने की रफ्तार। अच्छा, एक स्पीड टेस्ट की तरह? हाँ बिल्कुल। ये बताता है कि किडनी 1 मिनट में कितना खून साफ कर रही है। अगर GFR नॉर्मल है तो इसका मतलब है फिल्टर अच्छे से काम कर रहा है। और क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन हमारी मांसपेशियों के सामान्य रूप से टूटने से बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। किडनी इसे भी फिल्टर करके बाहर निकालती है। ओके। अगर ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ा हुआ आता है तो इसका सीधा मतलब है कि किडनी कचरा बाहर फेंकने में संघर्ष कर रही है। ओहो। अगर ये तीनों टेस्ट GFR, क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल है, केवल तभी शरीर इतने उच्च प्रोटीन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस कर सकता है। अंधाधुंध सेवन से किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? सही मात्रा और सही संयोजन में लिया गया प्रोटीन केवल जिम में पसीना बहाकर बड़ी मांसपेशियां दिखाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं अधिक गहरा और बुनियादी विषय है। बिल्कुल सही बात है। ये असल में हमारे लिवर को वो जरूरी हथियार और कच्चा माल सौंपने के बारे में जिससे वो 10,000 प्रकार के प्रोटीन, जीवन रक्षक एंजाइम और हार्मोन बनाकर हमारी नसों, हमारे खून और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रख सकें। यही इस पूरे विज्ञान का सार है। बाहरी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और शरीर के अंदर मौजूद आंतरिक अमीनो एसिड्स का ये तालमेल ही वो नींव है जिस पर इंसान का पूरा स्वास्थ्य और लंबी उम्र टिकी हुई है। और आज की चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के इसी विज्ञान से एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। वो क्या विचार है? हमने देखा कि हमारा लिवर फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर 11 प्रकार के एमिनो एसिड्स खुद बना लेता है। हाँ, ट्रांसमिनेशन के जरिए। जरा इस प्रक्रिया पर गहराई से गौर करें। शरीर ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों यानी फैट को तोड़कर उन्हें संरचनात्मक तत्वों यानी एमिनो एसिड्स में बदल रहा है। ये किसी चमत्कारी कीमिया या अल्केमी से कम नहीं है। मतलब शरीर अपनी ही ऊर्जा को एक पूरी तरह से नए भौतिक ढांचे में रिसाइकिल कर रहा है। बिल्कुल। और इसी से वो बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर हमारे शरीर खुद के भीतर फैट और वेस्ट को उपयोगी रसायनों में बदलने की इतनी उन्नत और सटीक रिसाइकिल प्रणाली चला सकता है, तो क्या ये संभव है कि भविष्य में विज्ञान शरीर की इस अंदरूनी रिसाइकिल प्रणाली को पूरी तरह डिकोड कर लें? ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब हमें बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से भारी भरकम रासायनिक दवाइयां न खानी पड़े, बल्कि वैज्ञानिक कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि शरीर खुद अपने ही अतिरिक्त फैट या अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़कर उससे अपनी बीमारी के इलाज के लिए जीवन रक्षक प्रोटीन या दवा का निर्माण अंदर ही अंदर कर लें? अरे वाह, ये तो चिकित्सा विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल देगा। बाहर की फार्मेसी पर निर्भर होने के बजाय शरीर की अपनी अंदरूनी फार्मेसी को जगाना। एक ऐसा सवाल जो जीव विज्ञान और भविष्य की चिकित्सा के बीच एक बहुत बड़ा पुल बना सकता है। इसी गहरे और शानदार विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और शरीर के अंदर चल रहे इस चमत्कार पर विचार करते रहिए।